Good morning, everyone. Welcome again. ओके जल्दी से हम स्टार्ट करें क्लास को। तो काफी स्टूडेंट्स जो है वो मेरे से पूछ रहे थे इस बुक के बारे में। तो ये बुक जो है वो मेरे द्वारा लिखी गई है। मैंने इसका सोल्यूशन पूरा इसके अंदर दिया है, एक एक क्वेश्चन का सोल्यूशन भी दिया है। और ये जो बुक है आप ऑर्डर कर सकते हैं ऐप के अंदर, और आपको लिंक भी मिल जाएगा। तो यूट्यूब में अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाता है इसका, वो आप बुक ऑर्डर कर सकते हैं। बुक आपके घर में पहुंच जाएगी ये वाली। ओके, और इसके साथ वीडियो सोल्यूशन भी मिलते हैं, और ये इंग्लिश में है बुक। और ये जरूर याद रखना, कुछ बच्चों को है कि हिंदी में बुक, तो ये बुक इंग्लिश में है, हिंदी में नहीं है भाई साहब। और ये बुक का सोल्यूशन मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ वीडियो के थ्रू। आपको बुक मिल जाएगी और वीडियो मिल जाएगी, और क्या चाहिए यार दुनिया से, जान चाहते हो दुनिया की। चलो स्टार्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है 51 नंबर। तो हमने 50 तक क्वेश्चन कर लिए थे, अभी आगे चलते हैं और क्वेश्चंस करते हैं। ओके, सो बेबिट मेटल इज अ डैश बेस अलॉय। तो ये बेबिट मेटल जो है, आपने सुना हुआ बेबिट मेटल के बारे में। बेबिट मेटल जो है वो किसका अलॉय है? तो टिन, कॉपर, लेड, किसका बेस, मतलब आप बेस कौन सा यूज कर रहे हैं इसके अंदर। ओके, एज ए बेस किसको यूज कर रहे हैं, जल्दी से बताएंगे बेटा। जो भी बच्चे लाइव हैं वो इसका आंसर जो है ABCD आप आंसर दे सकते हैं, उसके हिसाब से आप आंसर दे दीजिए। जल्दी से, क्विक, जल्दी से बच्चे, जल्दी से, टाइम मत लगाएं। 51 का सो ए इज द राइट आंसर। टिन, टिन अलॉय होता है, टिन बेस अलॉय होता है। तो बेबिट मेटल हम देखते हैं, कुछ मैंने इमेजेस इसके अंदर आपको दी हैं और इसकी डिटेल मैं आपको करवा दूंगा। देखिए बेबिट मेटल जो है टिन एंड लेड बेस अलॉय होता है, ये याद रखें। टिन और लेड बेस अलॉय होता है। इसमें टिन जो है वो 88%, एंटीमनी होता है 8%, कॉपर होता है 4%, और ये जो है मेनली यूज होता है लेड बेस। अब देखिए ये टिन बेस है, टिन बेस, और ये टिन में आ गया। लेड बेस जो होगा वो होगा 85% लेड होगा उसमें। अब ये गड़बड़ है यहां पर, ये गड़बड़ जो करता है, ये दो तरह की गड़बड़ है। देखिए, एक बेबिट मेटल इज टिन एंड लेड बेस अलॉय। इसके अगर टिन टिन बेस होगा तो ये टिन 88% होगा, ये क्वेश्चन में गड़बड़ है। अब अगर हम एसएससी की बात माने तो वो एसएससी ये कह रहा है कि हमें टिन वाले को करना है। देखिए अगर लेड बेस वाला अगर बेबिट अलॉय बेबिट आता है तो यहाँ पे लेड 85% है, ये देखिए। तो हम क्या करें, लेकिन बेबिट जो है वो तो वो ही मानता है कि टिन वाले को आप सही मानो बस। जो उसका क्या करें अब, जो भाई साहब उन्होंने ठीक करना तो उन्होंने ही करना है, हम हमारे हाथ में कुछ है नहीं, हमारे हाथ में नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते। ओके चले आगे देखिए। अब इसमें क्या है, द बेबिट लाइन बियरिंग आर यूज्ड इन पेट्रोल एंड डीजल इंजन। ये कहां कहां जहां पे हैवी काम करना होता है वहां पे हम बेबिट मेटल का बियरिंग का यूज करते हैं, जैसे कि पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन, सेंट्रीफ्यूगल पंप, टर्बाइंस, कंक्रीट मिक्सचर एंड कन्वेयर। बेबिट बेयरिंग इज यूज फॉर हैवी लोड्स। तो याद रख लें, जो मैं आपको हाईलाइट करवा रहा हूं उसको ये नहीं है कि सर ने हाईलाइट कर दिया बस ठीक है, सर ही करते रहे मैं कुछ ना लिखूं। आपको जो चीज हाईलाइट करके दे दी उसको आपको अच्छी तरह से लिख लेना है कहीं पे। देखो एमसीक्यू एक बात है और दूसरा नोट्स अपने अलग बात है। आपने क्या लिखना है जल्दी से, टिन 80, अच्छा इसमें टिन होता है, लेड बेस लेड होता है, इसमें किसके लिए है ये लिख लो। छोटा सा 3 लाइनों का नोट बना लो, उसको कर रहे हैं आपको। ओके चलिए वापस चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। इन मेटल्स, यहां पे इन मेटल्स द साइज ऑफ कोर्स ग्रेन इज ग्रेटर देन। अब देखिए हमारे पास जो होता है कोर्स ग्रेन होता है, फाइन ग्रेन होता है, जो फिर हमारे पास ग्रेन्स बनते हैं जो फाइन होते हैं, कोर्स ग्रेन्स होते हैं, मीडियम ग्रेन्स होते हैं। ये हमारे पास कोर्स जो है वो हमें पूछा गया है कि कोर्स ग्रेन जो होगा उसका साइज क्या होगा, वो हमेशा 0.5 mm से ज्यादा होगा, 0.5 mm से ज्यादा होगा। याद रखें इसको, आगे चले। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमराइजेशन इज एसोसिएटेड।
आप इनमें से पॉलीमराइजेशन है किससे साथ एसोसिएटेड है, तो कॉपर के साथ, जिंक के साथ, थर्मोप्लास्टिक या नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, थर्मोप्लास्टिक। तो पॉलीमराइजेशन हम देखते हैं, तो मैं इसके बारे में अगेन आपको जानकारी कोई ना कोई देता रहूंगा। पॉलीमराइजेशन इज द प्रोसेस टू क्रिएट पॉलीमर्स। तो हम पॉलीमर्स बनाते हैं, पॉलीथीन जैसे हम देखते हैं ना, पॉलीथीन होता है, तो हमारे पास एक चेन बनती है, तो उसको हम पॉलीमराइजेशन कहते हैं। दीज पॉलीमर्स are then processed to make various kinds of plastic products. During polymerization, smaller molecules called monomers or building blocks are chemically combined to create larger molecules. ये है monomers, ये अकेले अकेले पड़े हैं, लेकिन एक साथ इसकी चेन बनाई जाए तो ये पॉलीमर बन जाता है, और इस प्रोसेस को पॉलीमराइजेशन कहते हैं। तो प्लास्टिक बनाने की प्रोसेस जो है वो पॉलीमराइजेशन के थ्रू होती है। जब हम प्लास्टिक की जब भी देखते हैं तो उसके पॉलीमर्स बनते हैं। तो आपको ये पहले बात, वीडियो ऑडियो क्लियर हो ये मुझे बताते रहना, अगर कहीं कुछ भी गड़बड़ाए तो मुझे बताना है। ओके, चलिए वापस चलते हैं हमारे क्वेश्चंस की ओर, और हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। ओके, ये हो चुका है। ओके, हीटिंग एलिमेंट्स आर जनरली मेड ऑफ। अब ये सिंपल सा हमेशा के लिए याद रखना है, ये नाइक्रोम का बना होता है। किसका बना होता है, नाइक्रोम का बना होता है। तो नाइक्रोम जो है वो हमारे पास, इसमें 80% निकल और 20% क्रोमियम होता है। इसको लिख ले, इसमें नाइक्रोम में 80% निकल और 20% क्रोमियम होता है। इसको लिख लीजिए बच्चे, 80% हमारे पास निकल होता है और 20% इसके अंदर क्रोमियम होता है, क्रोमियम होता है। ओके, चलिए आगे। ओके, the property of material which allows it to be drawn into the smaller section is called। smaller section में हम बदल सकते हैं। smaller section का क्या मतलब है, अब सॉरी देखो, अब जब खींचते हैं तो इसमें हमारे पास मान लीजिए एरिया बड़ा है, इसको खींचा और खींचने से एरिया उसका स्मॉलर सेक्शन में बदल गया, तो उसको हम डक्टिलिटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डक्टिलिटी। तो हमारे पास क्या आएगा, डक्टिलिटी। एज अ परसेंटेज ऑफ कार्बन इंक्रीजेज इन स्टील, इट्स डैश डिक्रीजेस। क्या डिक्रीज करता है, कोरोजन रेजिस्टेंस, अल्टीमेट स्ट्रेंथ, हार्डनेस या डक्टिलिटी। क्या चीज डिक्रीज करती है। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी लाइव है आप अपने आंसर जरूर लिखें। उससे ये रहता है कि क्लास इंटरेक्टिव रहती है। क्लास में मतलब सिंपल सी बात है कि टीचर बोर नहीं होता, नहीं तो टीचर को ऐसा लगता कि अकेले बोली जा रहा हूं। ठीक है, तो आप भी रिप्लाई जरूर करें, आपको जो भी आंसर आता है आप रिप्लाई जरूर करें, नहीं तो आप सुन तो रही है। ओके, चलिए, शाबाश शाबाश। तो 56 का आप क्या, डी, शाबाश, डी इज द राइट आंसर। तो डक्टिलिटी जो है वो लगातार गिरती जाती है, लगातार गिरती जाती है। आप जैसे जैसे कार्बन बढ़ाते हो उसमें हम देखते हैं कि हार्डनेस, हमारे पास स्ट्रेंथ बढ़ रही है, लेकिन उसके बाद हमारे पास प्रॉब्लम ये आती है कि डक्टिलिटी लगातार कम होती जाती है। और यहाँ पे नेक्स्ट है, हॉट शॉर्ट मेटल इज डैश, ब्रिटल व्हेन कोल्ड, ब्रिटल व्हेन हॉट, ब्रिटल अंडर ऑल कंडीशन या डक्टाइल एट हाई टेम्परेचर। तो नेक्स्ट आप देखिए 57 का, 57 का बताओ बच्चे जल्दी से। आपने कभी सुना है ये वर्ड, ये सुना हुआ है, हॉट शॉर्ट मेटल। हॉट शॉर्ट में ये मेटल कौन से मेटल होते हैं, ये मेटल वो मेटल होते हैं कि आप पहले तो उसमें डक्टिलिटी है, स्ट्रेंथ है, अच्छा है, लेकिन जैसे जैसे आप उसको गर्म करते जा रहे हो वो मेल्टिंग पॉइंट पर आने वाला है, उससे पहले ही गर्म पड़ा है पूरा, और उसके अंदर अचानक से ब्रिटलनेस आ जाती है और वो टूटने लग जाता है, क्रैक्स पड़ने लग जाते हैं, और ये प्रॉब्लम आती है मेटल्स के साथ। और ऐसे मेटल्स को हम कहते हैं हॉट शॉर्ट मेटल। ये ब्रिटल बन जाते हैं जब हॉट होते हैं, ब्रिटल बन जाते हैं जब हॉट होते हैं। 57 का बी बता, बी बी। तो हमारे पास ब्रिटल व्हेन हॉट, हॉट होने पे ब्रिटल बन जाते हैं। ये प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो इसमें नेक्स्ट चलते हैं, स्टील कंटेनिंग 18% क्रोमियम एंड 8% निकल इज कॉल्ड। अब ये जो बात है ये हमारे सिलेबस में कभी भी नहीं आती है, लेकिन आज मैं आपको ये चीज करवा देता हूं।
ये मैं आपको चीज करवा देता हूं। देखिए 18% क्रोमियम और 8% निकल, तो इसको मैं इसके थ्रू करवाऊंगा। ये देखिए, ये चार्ट बड़ा बहुत ही अच्छा मायने रखता है आपके लिए। ये देखिए, अगर आपको ये प्रॉपर दिख रहा है तो बहुत अच्छी बात है। ये देखिए, इसके तरफ हम देखेंगे तो ये क्रोमियम है। ये क्या हमारे पास है? क्रोमियम। ये सारा इस साइड क्रोमियम परसेंटेज बढ़ रही है, इस तरफ निकल की परसेंटेज बढ़ रही है। तो हमारे पास ये जो एरिया है, ये देखो छोटा सा एरिया बना रखा है, ये वाला छोटा सा, ये जो एरिया है ये मार्टनसाइट स्टेनलेस स्टील बनता है। यहाँ पे मार्टनसाइट स्टेनलेस स्टील बनता है। जूम करिए प्लीज। ओके सर, इन क्वेश्चन का पीडीएफ भी दीजिएगा। अरे माय गॉड बेटा, क्वेश्चन का पीडीएफ भी दे दीजिए, सॉल्यूशन भी दे दीजिए। बेटा इसके लिए आपके पास बुक है, बुक लीजिए, बुक हाथ में पकड़िए। हर चीज को आप डिजिटल मत करो, हर चीज को डिजिटल मत करो, पढ़ो थोड़ा बहुत आप भी। ये देखो जूम करके दिखा रहा हूं, जूम करके देख लो इसको। ओके चलिए, एक सेकेंड, इसको डिलीट करना पड़ेगा नहीं तो। जस्ट होल्ड ऑन, यहां पे हम कर देते हैं इसको। ओके ये देखिए, तो ये हमारे पास है, ये देखिए, अब देखिए ये हमारे पास क्या है? मार्टनसाइट। ये मार्टनसाइट, इसका मतलब क्या है? निकेल बहुत कम, बहुत कम। ये देखो कितने है, यहां 5% है, तो यहां कितना होगा? आधा परसेंट, 1%, बस 1% निकेल। और यहां से क्रोमियम आप मान लीजिए 3% से लेकर मान लीजिए 18% के आसपास, बस इतने तक आए तो मार्टनसाइट। अगर आ जाइए यहां पे, ये देखो ये वाला रेंज जो हमारे पास दिखा रखी है, इसको मैं कलर अलग से कर देता हूं। ये देखिए ये वाला, ये हमारे पास जो है ये प्रेसिपिटेशन हार्डनिंग। तो ये हमारे पास रेंज सिर्फ इतनी है, देखो इतने हमारे पास क्रोमियम और इतना निकल, बस। और यहां पे आ जाइए, ये देखिए फेराइट ऑस्टेनाइट, ऑस्टेनाइटिक डुप्लेक्स स्टेनलेस स्टील, मतलब दोनों का मिक्सअप। यहां पे फेराइट हमारे पास, फेराइट और ऑस्टेनेटिक। ऑस्टेनेटिक ये होता है, ऑस्टेनेटिक ये होता है। फेराइट देखिए ये होता है सिर्फ ये पतला सा, देखो रेंज भी देखो कितनी, आप हैरान हो जाओगे, इसकी रेंज देखो कितनी कम है। मैं इसको दिखाऊं आपको, देखिए इसका कलर करता हूं। कलर देखिए, ये कलर दिख रहा है आपको ब्लू, ये देखिए ये कलर दिख रहा है छोटा सा रेड कलर का, ये देखो बहुत ही पतला सा, ये फेराइट स्टेनलेस स्टील। फेराइट में आप देखो कितनी परसेंटेज कम है निकल की। और हमारे पास 18 से लेके 27 तक हमारे पास क्रोमियम, तब फेराइट है। और यहां पे ऑस्टेनाइटिक देखो, ऑस्टेनाइटिक में अगर आप देखोगे तो हमारे पास ये देखिए 8% के पास निकल है, और हमारे पास ये मैक्सिमम 25% तक जा रहा है। ओके, और क्रोमियम देखिए, क्रोमियम शुरू हो रहा है यहां पर, तो ये हमारे पास होगा 16 होगा, और आसपास 16 के आसपास होगा। ओके, और ये हमारे पास कितना होगा, खत्म कहां पे होगा? ये देखो खत्म हो रहा है यहां पर। चलिए यहां पर, ये देखिए यहां पे खत्म हो रहा है, 26 के आसपास खत्म हो रहा है, 26 के आसपास खत्म हो रहा है। अब इसी को समझिए कि अगर आपको ये चार्ट समझ आ गया तो आपको कभी भी ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा कि ऑस्टेनेटिक कहां है। एक तो ऑस्टेनेटिक को दिमाग में बिठाओ कि निकल बहुत ज्यादा है इसके अंदर। निकल देखो, निकल की रेंज देखो कितनी ज्यादा है, इसमें 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 निकल है ही नहीं। मोस्टली आपको मार्टनसाइटिक पूछेगा और फेराइट पूछेगा या ऑस्टेनाइटिक पूछेगा। ये और ये तो बहुत कम पूछता है, ये दोनों। मार्टनसाइटिक में पूछे तो बहुत ही कम निकल, और फेराइटिक में पूछे तो बहुत ही कम निकल। ऑस्टेनाइटिक देखे तो निकल बहुत ज्यादा, निकल बहुत ही ज्यादा हमारे पास है, निकल बहुत ही ज्यादा हमारे पास है। तो हम देख लेते हैं एक बार, दोबारा वापस चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। और देखिए 18% क्रोमियम और 8% निकल, तो हमारे पास 18 और 8, ये देखिए 18 यहां पर आ रहा है, 18 और 8 होगा यहां पर, ये होगा 8, तो 8 के आसपास यहां पे। तो ऑस्टेनेटिक मिल रहा है हमें, तो हमें क्या मिल रहा है? ऑस्टेनेटिक स्टेनलेस स्टील मिल रहा है, ऑस्टेनेटिक मिल रहा है। आई होप ये क्लियर हो रहा है, आपको बात समझ आ रही है। मुझे ये टेंशन रहती है कि आपको क्लियर दिख रहा है या नहीं दिख रहा। ओके चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपको समझ आ गया होगा, आई होप ये चीज समझ आ गई होगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाएगा, वो है ये।
ओके, एक और, हाँ यहां पे भी मैंने एक और चीज बना रखी है, ये भी समझ लेना। जैसे मैंने आपको हॉट शॉर्टनेस बोला था, हॉट शॉर्टनेस बोला था, उसके बारे में भी थोड़ा सा यहाँ पे मैंने डिटेल में लिखा हुआ है, इसको भी पढ़ लीजिए। हॉट शॉर्टनेस, इट इज द टेंडेंसी ऑफ फॉर सम alloys टू फ्रैक्चर इन द ब्रिटल मैनर along the grain boundary when deformed at temperature near the melting point। तो मेल्टिंग पॉइंट के पास जाकर इतना गर्म करके अगर आप डिफॉर्म करोगे तो ब्रिटल की तरह टूट जाएगा वो, और आप हैरान हो जाओगे कि गर्म चीज तो एक्चुअली अच्छी होनी चाहिए, टूटनी नहीं चाहिए, ये तो टूट रही है, तो प्रॉब्लम है। इसके अंदर, और ये सल्फर के कारण होता है, ये भी होता है, ये रीजन भी होते हैं, ऐसे नहीं है कुछ भी। सल्फर इन जनरल इज ऑलवेज अनडिजायरेबल इन स्टील। सल्फर अगर आ गया तो ये हॉट शॉर्टनेस को ये बढ़ावा देता है, या इसको रेड हॉट शॉर्टनेस भी बोलते हैं। तो ये सब बढ़ावा जो दे रहा है वो भाई साहब इसका है गड़बड़, सल्फर की। इस सल्फर को तो ही कम करना होता है हमें, सल्फर ही प्रॉब्लम क्रिएट करता है। चलिए आगे क्वेश्चन के चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, आ जाइए, मैं थोड़ा जूम कर देता हूं इसको। अब देखिए 11% से लेके 4% तक अगर क्रोमियम हो, 11 से 4% तक क्रोमियम हो और 0.35% कार्बन हो, इसमें आपको ना कार्बन की बजाय हमें थोड़ा सा निकिल की तरफ बढ़ना चाहिए, तभी आपको क्वेश्चन क्लियर होगा। ये थोड़ा सा आपको करना क्या चाहिए, ये देखो एक्चुअली वहां पे निकिल की तरफ बढ़ना, 0.35 कार्बन जो है, कार्बन की बजाय निकिल की ओर बढ़ना। तो क्योंकि रीजन है, तो ये हमारे पास जब हमने ये बनाया था, ये देखिए मार्टनसाइटिक में, देखिए ये देखिए हमारे पास क्या है मार्टनसाइटिक में, देखिए यहाँ पे कार्बन सॉरी हमारे पास जो क्रोमियम है यहाँ वाली रेंज आ रही है 18% तक की, और निकिल बहुत कम है 0.35 बहुत ही कम है। तो इसलिए हमारे पास, इसीलिए हमारे पास जो है वो ये वाला आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा। तो मार्टनसाइटिक हमारा आंसर आ जाएगा 59 का, ठीक है 59 का, जस्ट होल्ड ऑन, 59 का मार्टनसाइटिक, शाबाश मार्टनसाइटिक। तो ये इस डायग्राम से काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी। हाई स्पीड स्टील शुड हैव वियर रेजिस्टेंस, हार्डनेस, टफनेस, या बताइए बेटा, आप भी क्वेश्चन बताओ जल्दी से। मैं जूम तो अब कर दिया है, जूम कर दिया है, आप भी बताइए, आप भी बताइए इसके बारे में। बहुत सारी चीजें हैं पढ़ने को, इसीलिए मैं ऑल इन वन AE JEE कोर्स में ये सब कुछ करवा रहा हूं। आपको कॉन्सेप्ट अपने क्लियर करने ही पड़ेंगे। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं है तो कोई आपकी मदद नहीं कर सकता। आपको चार्ट आपके रूम में जब तक नहीं बना बना के लगाते, जिसपे अच्छे अच्छे नोट्स लिखेंगे, चार्ट नहीं बनाते, कोई आपको कभी JEE नहीं बना सकता। कोई किसी में दम नहीं है, आपको नोट्स बनाने ही पड़ेंगे। पीडीएफ पे मत भरोसा रखो बच्चे। स्क्रीनशॉट, ये सबसे गंदा काम है स्क्रीनशॉट का। स्क्रीनशॉट जो है ना, आप कहते हो स्क्रीनशॉट ले लें, कहीं यूट्यूब पे पढ़ रहे हो स्क्रीनशॉट लेके रख लिया, बाद में पढ़ेंगे, नहीं। आपको हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं, अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो लो, लेकिन उसका प्रिंट निकाल लो। प्रिंट निकालने के बाद ही आपको सही समझ आने वाली है। सीरियसली कह रहा हूं, जितने मर्जी आप ले लो स्क्रीनशॉट। एक बच्चे को सुन रहा 600 स्क्रीनशॉट थे सर, मैंने बहुत बनाए थे सर, मेरा फोन वो है फॉर्मेट हो गया, प्रॉब्लम आ गई, सारे के सारे स्क्रीनशॉट टूट गए। तो ऐसा मत कर देना। ओके चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, डी। ए और बी दोनों होने चाहिए, वियर रेजिस्टेंस भी होना चाहिए और हार्डनेस भी होनी ही चाहिए। ओके चलिए आगे। 1841 हाई स्पीड स्टील कंटेन, तो इसके अंदर क्या होता है बताइए। इसके अंदर 1841, ये तो फेमस है, 1841 वाला फेमस है, इसको मैं आपको दिखाता हूं अभी। 1841 वाला लीजिए। 1841 हाई स्पीड स्टील जो होता है 18% टंगस्टन, ये टंगस्टन मिलाने से ही इतना ज्यादा अच्छा बन सका था कि हाई स्पीड स्टील बन सके।
नहीं तो इतने अच्छा कटिंग टूल वगैरह बन ही नहीं पाने थे। तो हमारे पास 4% क्रोमियम, 8% वेनेडियम। दिस टाइप ऑफ मटेरियल गिव्स एक्सीलेंट परफॉर्मेंस ओवर अ ग्रेट रेंज ऑफ मटेरियल एंड कटिंग स्पीड एंड इट्स हार्डनेस अप टू 600 डिग्री सेंटीग्रेड। 600 डिग्री तक जाकर भी टेम्परेचर बढ़ जाता है तो भी ये अपनी हार्डनेस बनाई रखता है। द वेरियस टूल्स सच एज ड्रिल बिट्स, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, मिलिंग कटर, ये सब कुछ HSS का बनाते हैं हम। हाई स्पीड स्टील का बनाते हैं, हाई स्पीड स्टील का बनाते हैं। चलिए आगे नेक्स्ट है यहाँ पे द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल टू ब्रेक सडनली विद लिटिल और नो डिफॉर्मेशन इज नोन एज। तो अचानक से जब टूट जाए तो उसको हम ब्रिटलनेस बोलते हैं। सडनली टूट जाए, अचानक से टूट जाए, वो मौका ही ना दे आपको सोचने का, तो वो हमारे पास क्या होता है, वो ब्रिटलनेस होता है। चलिए आगे द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ फेरस मेटल इज। फेरस मेटल के अंदर मेनली क्या होता है, ये देखिए मेनली क्या होता है, आयरन। मेनली उसके अंदर आयरन होता है। तो फेरस मेटल क्या है, फेरस उसी कहते हैं जिसके अंदर Fe आयरन होता है। ओके, आयरन होता है। एडिशन ऑफ सल्फर टू स्टेनलेस स्टील इंक्रीजेज इज विच। तो हमारे पास सल्फर जो है अगर हम इसके अंदर मिलाते हैं, सल्फर मिलाते हैं तो क्या हमारा इंप्रूव करेगा, 64 का, 64 का। तो हमारे पास इसमें याद रखें मशीनेबिलिटी इंक्रीज करती है। क्या करती है, मशीनेबिलिटी इंक्रीज करती है। तो इसको मैं एक चार्ट के थ्रू आपको बता देता हूं, यहां पे देखेंगे तो बहुत सारी चीजें हैं। देखिए इसमें बहुत सारी चीजें वेरी कर सकती हैं, कुछ किसी बुक में किसी का कोई रीजन कुछ दे रखा होता है, लेकिन हमारे पास जो है उसके थ्रू आपको समझा दूंगा। क्रोमियम हमेशा याद रखें, क्रोमियम ये हमारे पास मेनली जब आता है, क्रोमियम जब भी आपको पूछेगा तो कोरोजन रेजिस्टेंस के बारे में पूछेगा। क्रोमियम कोरोजन रेजिस्टेंस को इंप्रूव करता है और इंप्रूव ऑक्सीडेशन रेजिस्टेंस एंड हार्डनेबिलिटी। तो ऑक्सीडेशन रेजिस्टेंस भी कह सकते हैं, क्रोजन भी कह सकते हैं, और प्लस हार्डनेबिलिटी को भी बढ़ाता है। मैग्नीज जो है इट इंक्रीजेस द स्ट्रेंथ ऑफ स्टील। तो ये आपको दिख रहा होगा आई होप, अगर नहीं दिख रहा तो मुझे बता देना कि कहीं पे आपको लगे कि सर मुझे दिख नहीं रहा यहां पर, तो मुझे पूछना है। ओके चलिए, मैग्नीज जो है वो हमारे पास इंक्रीज स्ट्रेंथ ऑफ स्टील, स्ट्रेंथ ऑफ स्टील को बढ़ाता है। मॉलिब्डेनियम जो है हार्डनेबिलिटी एंड हाई टेम्परेचर स्ट्रेंथ बढ़ाता है। निकेल जो है स्ट्रेंथ, हार्डनेस, हार्डनेबिलिटी और डक्टिलिटी और टफनेस को बढ़ाता है। फॉस्फोरस जो है वो मशीनेबिलिटी, कैन इंक्रीज द स्ट्रेंथ बट मेजर रिड्यूसेस द, ये रिड्यूस कर देता है टफनेस एंड डक्टिलिटी को। और सिलिकॉन जो है सिमिलर टू कार्बन, मैग्नीज सिलिकॉन, ये जो है कार्बन एंड मैग्नीज जो है हमारे पास उसकी तरह सिलिकॉन भी है, इंक्रीज स्ट्रेंथ ऑफ स्टील, ये स्ट्रेंथ ऑफ स्टील को बढ़ाता है। सल्फर जो है कैन रिड्यूस टफनेस एंड डक्टिलिटी, इज जनरल कंसीडर एज इम्प्योरिटी। सल्फर तो होना ही नहीं चाहिए। ओके, सल्फर तो होना ही नहीं चाहिए। ओके चलिए आगे नेक्स्ट है टाइटेनियम। टाइटेनियम इंक्रीजेस हार्डनेस एंड टफनेस। तो ये हार्डनेस और टफनेस को। टंगस्टन जो है हाई टेम्परेचर स्ट्रेंथ को। देखिए HSS में जैसे 600 डिग्री का बताया, टंगस्टन के कारण ही है। वेनेडियम जो है इंप्रूव हार्डनेबिलिटी एंड हाई टेम्परेचर स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। ठीक है, ओके चलिए आगे, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हमारे पास क्वेश्चन जो है नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। चीजें बहुत है बेटा करने को, आपको इवन यहाँ ये भी एक आपको पिक्चर दिखानी थी, ये भी आप इसके बारे में भी जान लें, ये पिक्चर भी अच्छी है बेटा। ऐसा नहीं है कि देखिए टीचर की आपको जो वीडियो मिल रही है ये 25 मिनट की 50 मिनट की जो भी आपके पास वीडियो मिल रही है अभी, इसके पीछे की मेहनत हमारी 2-2 3-3 घंटे की होती है। हमें जो आपको निचोड़ देना होता है कि अच्छी से अच्छी क्वालिटी आपको एक ही जगह पे मिल जाए, इसलिए जो बहुत बड़ी मेहनत होती है हमारी उसके पीछे। ओके चलिए आगे। ऑस्टेनेटिक जो है वो हमारे पास देखेंगे ये किसमें काम आता है ये पूछ लेता है। स्टेनलेस स्टील हमने पढ़ा था ना, स्टेनलेस स्टील। ऑस्टेनेटिक जो है हमारे पास मोस्टली कुकवेयर और फूड इक्विपमेंट में यूज होता है। ऑस्टेनेटिक जो है हमारे पास कहां यूज होता है, या तो कुकवेयर या फूड इक्विपमेंट में हम इसको यूज करते हैं। फेरेटिक जो है
ये हमारे पास किचन वेयर, एग्जॉस्ट, फर्नेसेस यहां पे यूज करते हैं फेरेटिक को। ओके, मार्टन सर्टिक ये कटलरी में, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट में, सीजर में, तो इसमें सब में मार्टन साइटिक का यूज करते हैं। मार्टन साइटिक तो हमेशा याद रखें, देखिए मार्टन साइट हमेशा जहां पे हार्ड, बहुत ही हार्ड चीज बनानी है उसको, ताकि जंग वगैरह भी ना लगे, वो हम मार्टन साइट का यूज करते हैं, हमेशा ही यूज करते हैं। ओके, चलिए ये भी बहुत अच्छा था डिटेल, ये भी डिटेल बहुत इंपॉर्टेंट थी। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन की ओर। बहुत सारी चीजें आज करने के लिए हमारे पास, सो डोंट वरी कि एक एक चीज होगी। चलिए आगे, एडिशन ऑफ सल्फर हमने कर लिया, सल्फर कर लिया। ओके, चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन लो कार्बन स्टील, लो कार्बन स्टील के अंदर जो लो कार्बन स्टील, जो माइल्ड स्टील भी कह देते हैं जैसे, वो कितनी होनी चाहिए? 4%, 3%, 0.3% या 5%? कहाँ भाग जा, हाँ शुक्र है, नीचे कमेंट है, सॉरी मैंने देखा नहीं सर, मेरा BEML का एग्जाम होने वाला है, नॉन टेक्निकल कितने नंबर का ये पता नहीं चला। ओह माय गॉड, देख दूंगा बेटा, ठीक है देख देंगे, चीजें देखनी पड़ती बेटा, ऐसे नहीं। ओके चलिए, सी इज द राइट आंसर, 0.3 इज द राइट आंसर। तो हम जब देखते हैं इसके बारे में, तो इसकी डिटेल भी हम पढ़ लेते हैं, यहां पे हमारे पास है, ये देखिए हम क्या करेंगे, टाइप्स ऑफ स्टील में डेड माइल्ड स्टील होता है, डेड माइल्ड स्टील, जिसे डेड मतलब वो मरा पड़ा है ना, कार्बन है ही नहीं उसके अंदर, 0.15% है, 0.15 से। माइल्ड स्टील जो है 0.15 से 0.30% तक हमारे पास कार्बन होता है। मीडियम कार्बन स्टील जो है 0.3 से लेके 0.8 तक होता है, 0.30 से लेके 0.80 तक होता है। हाई कार्बन स्टील जो है 0.80 से 1.5% होता है। और कास्ट स्टील या कार्बन टूल स्टील जिसे कहते हैं 1.5% से 1.5% से ज्यादा कार्बन होता है, 1.5% से ज्यादा कार्बन हमारे पास होता है। ओके जी, ओके चलिए, द प्रिंसिपल अलॉइंग एलिमेंट ऑफ स्टेनलेस स्टील इज, मतलब हमारे पास स्टेनलेस स्टील में मेनली कौन सा एलिमेंट होता है? जब हम स्टेनलेस स्टील की बात करते हैं, याद रखिए हमेशा, स्टेनलेस स्टील में हमारे पास जो मेन होता है वो होता है क्रोमियम। वो क्या होता है हमारे पास? क्रोमियम होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन है मैग्नीज, क्रोमियम, सिलिकॉन, कार्बन, तो क्रोमियम इज द राइट आंसर, क्रोमियम इज द राइट आंसर। ओके चलिए नेक्स्ट देखते हैं, माइल्ड स्टील बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी, माइल्ड स्टील कौन सी कैटेगरी में आता है? तो इसका राइट आंसर हाई, मीडियम, लो, नो, तो लो कार्बन स्टील। देखिए माइल्ड का मतलब ही यही है, हम ना यार एक तो बड़ी दुविधा में फंसे हुए हैं, हम पहले हिंदी में घर में हिंदी बोलते हैं, कॉलेज में इंग्लिश बोलते हैं, यहाँ प्रॉब्लम आती है। देखिए हम अगर अंग्रेज बोलेगा ना तो माइल्ड घर पे भी बोलता है वो, कि मान लीजिए आपको बच्चे को फीवर है, वो कहता है ही गॉट अ माइल्ड फीवर। अगर वो घर पे बोल रहा है माइल्ड फीवर मतलब कम है, कॉलेज में जाता है यहाँ पे माइल्ड स्टील है, ये माइल्ड स्टील है, माइल्ड फीवर भी है, माइल्ड स्टील भी है, वो माइल्ड दोनों तरफ यूज कर रहा है, इसलिए वो उसको स्पेशल नहीं लगता। हमें माइल्ड वर्ड ही स्पेशल लगता है, हमें पहले तो माइल्ड सीखना पड़ता है, साला माइल्ड है क्या, फिर उसके बाद दूसरी बात। तो हमें तो ये सीखने में आधा टाइम तो यहां वेस्ट हो जाता है, यहां वेस्ट हो जाता है। चलिए आगे, टूल स्टील हैव अ कार्बन कंटेंट ऑफ लेस देन 0.5, typically contain carbide, cannot hold hardness at an elevated temperature, are not very resistant to abrasion। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? टूल स्टील 68 का बताइए बेटा, 68 का। सो इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए टूल स्टील के अंदर जो होता है वो कार्बाइड्स होते हैं, कार्बाइड्स होते हैं, जिसके कारण इसके कारण टूल स्टील बनाया जाता है। टिपिकली कंटेन्स कार्बाइड होते हैं इसके अंदर। द मॉडर्न मेथड ऑफ मेकिंग प्राइमरी स्टील फ्रॉम लिक्विड आयरन एंड स्क्रैप, कहता है कि मॉडर्न कौन सा मेथड हम यूज कर रहे हैं प्राइमरी स्टील बनाने के लिए, लिक्विड आयरन हो या स्क्रैप यूज करके? लेडल फर्नेस, द बेसिक ऑक्सीजन स्टील मेकिंग प्रोसेस, द बेसिमर प्रोसेस या क्रूसिबल प्रोसेस? तो कौन सी प्रोसेस हम इसके अंदर यूज करते हैं?
तो इसका राइट आंसर होगा बेसिक ऑक्सीजन स्टील मेकिंग प्रोसेस। ये मॉडर्न प्रोसेस है, बड़ी आसान सी प्रोसेस है। इसके अंदर करते क्या है, इस तरह से हमारे पास एक कंटेनर होगा, इसके अंदर हमारे पास ये जो भी फर्नेस वगैरह, तो इसमें हम डालते हैं, स्क्रैप डाल देते हैं और ऊपर से ऑक्सीजन डालते हैं। ऐसे ऐसे एक रॉड आएगी और ये इसके अंदर ऑक्सीजन डाल देंगे, और यहाँ पे जब ऑक्सीजन जाएगी तो हमारे पास ऊपर स्लैग इकट्ठा हो जाएगा, नीचे हमें स्टील मिलने लग जाएगा। तो बहुत ही फास्ट प्रोसेस है, बहुत ही ज्यादा फास्ट प्रोसेस है। तो ये हमारे पास प्रोसेस जो है वो हम यूज करते हैं। ओके, चलिए आगे नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है प्लेन कार्बन स्टील कंटेन्स। प्लेन कार्बन स्टील में क्या होता है, मैक्सिमम कार्बन कंटेंट अप टू 2.5%, मैक्सिमम कार्बन अप टू 0.5, मैक्सिमम कार्बन अप टू 1.5 या मैक्सिमम कार्बन कंटेंट अप टू 0.005। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो हमारे पास राइट आंसर है सी, मैक्सिमम कार्बन कंटेंट अप टू 1.5%। ठीक है, जल्दी से करो बेटा, जल्दी से। 1.5% प्लेन कार्बन स्टील इसे बोलेंगे, प्लेन कार्बन स्टील हम इसे बोलेंगे। इसके अलावा कोई जानकारी और नहीं है मेरे पास इसके बारे में देने के लिए। चलिए, identify the incorrect statement from the following option. Steel are ferrous alloys that may have other alloying element besides carbon with less than 2.14% carbon percentage, with higher ductility due to presence of carbon, with higher strength due to alloying with carbon, alloying with carbon। इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से। तो हम क्या कहते हैं, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो हमारे पास ये है इनकरेक्ट, इसको ध्यान रखें, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, ओके। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, देखिए, दैट मे हैव अदर अलाइंग एलिमेंट बिसाइड्स कार्बन, कार्बन के अलावा भी हो सकता है। ठीक है, स्टील क्या होता है, कार्बन के अलावा भी और चीजें होती है, हाँ होती है। ओके, विद लेस देन 2.14% कार्बन, हाँ उससे ज्यादा, इससे कम ही कम होना चाहिए तभी स्टील होता है। विद हायर डक्टिलिटी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कार्बन, कार्बन जैसे जैसे बढ़ता है डक्टिलिटी कम होती है ना कि बढ़ती है। तो हमारे पास ये गलत है, मतलब इनकरेक्ट, यही हमें ढूंढना था। विद हायर स्ट्रेंथ ड्यू टू अलॉइंग विद कार्बन, स्ट्रेंथ बढ़ती है कार्बन जैसे जैसे हमारे पास बढ़ता है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन की और ज्यादा क्वेश्चन हम करेंगे। हाँ, और भी जानकारी कुछ है यहाँ पर। ओके, यहाँ पे एक और जानकारी है, यहाँ पे बहुत अच्छी है। लो कार्बन स्टील जो होता है वो हमारे पास ऑटोमोबाइल बॉडी कंपोनेंट, स्ट्रक्चर शेप या पाइप्स वगैरह में काम आता है। मीडियम कार्बन स्टील रेलवे ट्रैक को, ट्रेन व्हील्स को, क्रैंकशाफ्ट, गियर्स और मशीनरी पार्ट्स को बनाने में काम आता है। ध्यान रखें जो जो बातें मैं आपको कह रहा हूं, देखिए मीडियम कार्बन स्टील बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। मीडियम कार्बन स्टील आप देखोगे रेलवे ट्रैक, ट्रेन व्हील, क्रैंकशाफ्ट, गियर एंड मशीनरी पार्ट्स, तो ये बहुत ज्यादा जगह पे। लेकिन हाई कार्बन स्टील में सिर्फ कटिंग टूल, स्प्रिंग्स या हाई स्ट्रेंथ वायर्स में हम यूज करते हैं। जहां पे स्ट्रेंथ ज्यादा हमें चाहिए, जहां हमें हार्डनेस ज्यादा चाहिए, वहां पे हम इसको यूज करते हैं हाई कार्बन को। मीडियम बहुत जगह पे यूज होता है। ओके, मीडियम बहुत ज्यादा जगह पे यूज होता है। एक सेकेंड होल्ड करना बेटा, जस्ट 1 सेकेंड। आई एम सॉरी बच्चे,
काफी जरूरी काम बीच में फंस जाता है कोई ना कोई। चलिए आगे चलते हैं। ओके, तो हमारे पास ये आपने हमेशा याद रखना है। ओके, कोई कुछ बोलना चाहता है? कुश कुमार बोलिए, क्या बोलना चाहते हैं आप? ये बोलने के लिए है, बोलना कुछ चाहते हैं तभी आप माइक ऑन करेंगे। ओके, कोई बात नहीं। जब भी आपने बोलना है ऐप के अंदर सामने आपको हैंड रेज का ऑप्शन है, उसका मतलब है आप बोलकर कुछ पूछना चाहते हैं। ओके, बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता है, जो नए ज्वाइन करते हैं उनको नहीं पता होता। तो आपने अगर पूछना है तो बोलकर मेरे से पूछेंगे, कुछ पूछना है तो। चलिए आगे। ओके, 71 की तरफ 72 की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास ये देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील की प्रॉपर्टी कौन सी नहीं है? ओके, फेरेटिक स्टेनलेस स्टील आर हीट ट्रीटेबल, it has good corrosion resistance due to high content of chromium, it can be processed by powder metallurgy, it is used for the manufacture of cooking vessel, food processing equipment and automatic components such as camshaft। it not a property। तो हमारे पास ऊपर देख लेना, ऊपर वाला दिख रहा है ना आपको, वो नॉट ए प्रॉपर्टी लिखा है, ना कि प्रॉपर्टी के बारे में पूछा है, नॉट ए प्रॉपर्टी। तो हमारे पास देखेंगे तो ये क्या है, इसमें मेनली आपको याद रखना है ये लाइन, फेरेटिक स्टेनलेस स्टील आर हीट ट्रीटेबल। तो ये प्रॉपर्टी नहीं होती स्टेनलेस स्टील की, वो हीट ट्रीटेबल नहीं होता है। फेरेटिक स्टेनलेस स्टील हीट ट्रीटेबल नहीं होता है। तो और क्या है इसमें, देखिए गुड क्रोजन रेजिस्टेंस होता है, ये तो हमें पता है क्रोमियम के कारण होता है। इट कैन बी प्रोसेस्ड बाय पाउडर मेटलर्जी के कारण बना सकते हैं इसको, यस। इट इज यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग कुकिंग वेसल, फूड प्रोसेसिंग इक्विपमेंट, सब कुछ इससे बनता है, ये तो बात सही है। चलिए आगे। टिपिकल स्टेनलेस स्टील आर अलॉय स्टील विद, टिपिकल स्टेनलेस स्टील जो होता है वो क्या होता है, लेस देन 10.5% क्रोमियम एंड मोर देन 1.2% कार्बन, मोर देन 10.5% क्रोमियम एंड मोर देन 1.2% कार्बन, लेस देन 10.5% क्रोमियम एंड लेस देन 1.52% कार्बन, मोर देन 10.5% क्रोमियम एंड लेस देन 1.2% कार्बन। तो इसमें से क्या होगा? जो भी बच्चा आंसर देगा बहुत अच्छी बात है, नहीं देंगे तो हम तो बता ही देंगे बेटा। 73 का जल्दी बताइए। तो डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर, मोर देन 10.5% क्रोमियम एंड लेस देन 1.2% कार्बन। तो ये हमारे पास क्या होता है, टिपिकली हम स्टेनलेस स्टील अलॉय विद, इससे अलॉय बनाते हैं। परसेंटेज ऑफ कार्बन दैट मस्ट बी प्रेजेंट इन द स्टील बिफोर इट कैन बी हार्डन नोटिसबली। तो कहता है कि अगर हम किसी चीज को हार्डन करना चाहते हैं तो उसके अंदर कार्बन की परसेंटेज जो है वो मिनिमम कितनी होनी चाहिए। हम ठीक है, सॉरी 73, हाँ हो गया बेटा 73 का सही है, डी सही है आपका। ओके, परसेंटेज कार्बन की कितनी होनी चाहिए स्टील के अंदर कि हमारे पास हार्डन्ड नोटिसबली हम नोटिस कर सकें, तो 0.2% कार्बन होता है, 0.2% मिनिमम कार्बन होना ही चाहिए। हार्डनेस ऑफ स्टील डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ पर्लाइट, फेराइट, सीमेंटाइट या मार्टनसाइट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए हार्डनेस अगर आप किसी चीज की बढ़ाना चाहते हो स्टील के अंदर, तो याद रखिए उसके अंदर सीमेंटाइट जितना बढ़ता जाएगा उतना हमें फायदा मिलता जाएगा, जितना ज्यादा सीमेंटाइट बढ़ता जाएगा। तो मैं आपको एक इससे भी दिखा देता हूं, आयरन कार्बन डायग्राम से भी आपको समझ आ जाएगी बात मेरी, मैं क्या कहना चाहता हूं। यहां पे देखेंगे तो हमारे पास 6.6%, यहां से देखेंगे ये लाइन होती है ना 6.67 की, इसके बाद सारा सीमेंटाइट होता है, यहां पे सीमेंटाइट होता है, ये सीमेंटाइट है। ओके, इस तरफ जितना आप फेराइट से, देखो मैं आपको आराम से समझाता हूं, जल्दी नहीं है हमें, कोई भी जल्दी कोई नहीं है तो आराम से समझिए। यहां इस तरफ जो होता है ना, यहां पे फेराइट मिलता है हमें, सबसे पहले फेराइट मिलता है, फेराइट। यहां पर हमें जितना आगे बढ़ते जाएंगे
तो हमारे पास Fe3C मिक्स होता जाता है। मतलब मान लीजिए यहां पे है, तो ये अगर देखेंगे तो थोड़ा सा सीमेंटाइट, मैं इसको सीमेंटाइट को ऐसे बना देता हूं, थोड़ा सा डार्क बना देता हूं। ये देखिए यहां पे सीमेंटाइट है, ये सीमेंटाइट, फिर फेराइट, और फेराइट का कलर हम जानबूझकर मान लीजिए कुछ और रख लेते हैं या ये रख लेते हैं, तो इस तरह से फेराइट दिखेगा, फेराइट। उसके बाद फिर सीमेंटाइट, फिर सीमेंटाइट, फिर फेराइट, लेकिन फेराइट ज्यादा और सीमेंटाइट कम, सीमेंटाइट कम। यहां पे सीमेंटाइट की लेयर आ जाएगी, फिर फेराइट ज्यादा आ जाएगा, तो फेराइट हमें ज्यादा दिखेगा और सीमेंटाइट कम दिखेगा, फिर सीमेंटाइट आ जाएगा थोड़ा सा, फिर फेराइट आ जाएगा ज्यादा, इस तरह से। तो इस तरह से हमारे पास यहां पे ये दिखेगा कि सीमेंटाइट कम है। लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे, मान लीजिए यहां पे आ जाइए, यहां पर आ जाइए, ओके, और यहां पर आप देखोगे, हाँ यहां पे देखते हैं, यहां पे बीच में हम कहीं देखते हैं, तो यहां पे हमारे पास सीमेंटाइट भी जो है वो बढ़ता जाएगा और फेराइट जो है वो भी हमारे पास जो है कम होता जाएगा। तो सीमेंटाइट की लेयर आप देखोगे तो हमारे पास होगी यहां पर, फिर आप फेराइट की देखोगे, ये हमारे पास फेराइट की देखोगे तो इतनी सी होगी, ठीक है। तो इस चीज को समझना आप, जो मैं समझाना चाहता हूं आपको, ओके। फिर हमारे पास सीमेंटाइट जो होगा वो होगा, सीमेंटाइट बढ़ जाएगा, फिर फेराइट होगा, फिर सीमेंटाइट होगा, इस तरह से लेयर होती है। अब सीमेंटाइट देखिए और फेराइट देखिए इस तरह से, फिर सीमेंटाइट और ज्यादा हो जाएगा, और लास्ट में आप यहां पर आकर देखोगे, यहां पर आकर देखोगे तो आपको फेराइट बिल्कुल खत्म दिखेगा, फेराइट जो है वो बिल्कुल ही खत्म होने को आ जाएगा। आपको लेयर जो है सीमेंटाइट की दिखेगी, फिर थोड़ा सा फेराइट दिखेगा आपको, थोड़ा सा फेराइट दिखेगा, फिर आपको सीमेंटाइट दिखेगा। इस तरह से लेयर जो है सीमेंटाइट की बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और फेराइट की बहुत कम होती रहती है। तो इस तरह से चलते हैं। तो सीमेंटाइट बढ़ रहा है तो हमारे पास उसकी हार्डनेस बढ़ती जाती है, और ये फेराइट जो है, फेराइट क्या होता है, सॉफ्ट होता है। फेराइट इस तरफ होता है, फेराइट और सीमेंटाइट दोनों मिला के परलाइट बनाते हैं, परलाइट बनाते हैं। समझ आई, समझ आई कि नहीं? सॉरी, आई एम रियली सॉरी यार, आज हवा लग गई सुबह सुबह। ये सुबह ना आजकल की बहुत खराब करती है। हम आप में से कई स्टूडेंट मेरे ऐसे हैं जो नॉर्थ इंडिया से नहीं है, जो नॉर्थ इंडिया से नहीं है उनको नहीं पता है इसके बारे में, है ना। जो ये साउथ से हैं उनको तो इतनी ठंड का नहीं पता होगा, यहाँ तो इतनी ठंड पड़ने लग जाती बीच में। चलिए आगे, ओके, ये हो चुका है। कहाँ पे थे हम? ये रहा, हार्डनेस का हो गया। आगे चलिए, स्टील कंटेनिंग पर्लाइट एंड फेराइट, देखिए यहां पे आ गया, स्टील कंटेनिंग पर्लाइट एंड फेराइट। अभी तो मैंने आपको बताया, अभी बताया ना आपको क्या होता है वो। जैसे ही फेराइट हम उसके अंदर ऐड, मतलब फेराइट जो है और परलाइट दोनों एक ही बात है, मतलब आपस आसपास ही है, आपको देखने को मिलेगा। तो 76 का राइट आंसर जो होगा वो होगा सी, सी सॉफ्ट होगा। जितना फेराइट होता है वो सॉफ्ट होता है, वो सॉफ्ट होता है, ओके। स्टील विद कार्बन बिलो 0.8%, 0.8% से कार्बन अगर कम हो हमारे पास तो इसको हम हाइपो बोलते हैं, हाइपो यूटेक्टिक। हमारे पास कहां पे है हाइपो यूटेक्टोइड, लेस देन है, बिलो है ना, बिलो 0.8, हाँ ठीक है, हाइपोयूटेक्टोइड आ गया, हाइपोयूटेक 0.8 है, वो 4.33 होता है, ओके। दो होते हैं, एक 0.8 पे आता है और एक 4.33 पे आता है। 0.8 वाला हमारे पास यूटेक्टोइड होता है और 0.8 से कम वाला हमारे पास हाइपो कहलाता है, हाइपो। डैश हैज मैक्सिमम मैलेबिलिटी, मैलेबिलिटी सबसे ज्यादा किसकी होती है? तो यहाँ पे ऑप्शन है आपके पास, ये रही, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, कॉपर, लेड या रॉट आयरन। ठीक है, तो बताइए आपको 78 का, हाँ
आपने नंबर लिख देना बेटा क्वेश्चन के आगे, आपने कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं। तो लेड इज द राइट आंसर। लेड जो होता है वो सबसे ज्यादा हमारे पास मेलेबल होता है। अंडर माइक्रोस्कोप परलाइट अपीयर एज, व्हाइट अपीयर होता है, लाइट अपीयर करता है, डार्क करता है, या फिंगरप्रिंट जैसा करता है। तो आपको मैं दिखाना चाहूंगा यहां पर, बहुत ही अच्छी चीज है ये, देखने को मिलेगी, बहुत कम मिलती है ऐसी चीजें। शुक्र मनाओ, शुक्र। ठीक है, ये देखिए। अब अगर आप इसको देखोगे ना, ये फेराइट है, ये फेराइट है। और ये अपना थंब देखिए, अपना थंब देखिए, ये फेराइट जो है ये इस तरह का होता है हमारे पास। आप अगर इसको देखोगे परलाइट, इसमें जब आप इमेजेस देखोगे, यहां पे मैंने क्वेश्चन को दिखाऊं आपको, कहां था क्वेश्चन, क्वेश्चन आई एम रियली सॉरी, कहां गया, ये रहा। ठीक है, अंडर माइक्रो परलाइट। तो परलाइट जो है फेराइट और सीमेंटाइट, मैं आपको लेयर कह रहा था, लेयर बनती है, मैं आपको लेयर कह रहा था, ये देखो सीमेंटाइट फिर फेराइट, सीमेंटाइट फिर फेराइट। सीमेंटाइट, ये जो ब्लैक लाइंस है सीमेंटाइट है। ये जितना ज्यादा आप इसके अंदर सीमेंटाइट बढ़ाते जाते हैं, ये ब्लैक वाला कलर जो है वो बढ़ता जाएगा, व्हाइट वाला कम होता जाएगा। तो आप अपना फिंगरप्रिंट देखो, ये भी आपको ऐसे जूम करके देखो तो ऐसा ही दिखेगा, ऐसा ही दिखेगा। तो इसलिए फिंगरप्रिंट जैसा दिखता है, फिंगरप्रिंट जैसा दिखता है। तो यहां आप देख लीजिए, जीब्रा जो होता है, जीब्रा जो होता है जीब्रा की तरह, जेब्रा की तरह ही ऐसा दिखता है, ये देखो। और लेडब्राइट जो होता है ये इसकी तरह दिखता है, दाग धब्बे से बीच बीच में कुछ 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 दिखते हैं यहाँ पे। गामा, आपको ये पता है ना, आपको लेडब्राइट पता है ना आपको क्या होता है। यहां पर आइए, ये आ जाइए, ये रहा। तो हमारे पास ये ऑस्टेनाइट होता है, यहाँ पे सीमेंटाइट, इन दोनों के बीच का जो होता है ऑस्टेनाइट, और हमारे पास यहाँ पे सीमेंटाइट मिलाने के बाद लेडबोराइट मिलता है हमें। ये लेडबोराइट जो होता है उसकी इमेज दिखा रहा है कि लेडबोराइट जो होगा इस डॉगी की तरह, इस तरह का दिखता है। ठीक है, और अगर आप देखोगे सीमेंटाइट और फेराइट की लेयर इस तरह से बनती है, फेराइट सीमेंटाइट, फेराइट सीमेंटाइट, इस तरह से हमारे पास लेयर बनती है। ठीक है, समझ आ गई बच्चे, समझ आ गई। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, ये हो चुका है, अलॉय ऑफ मैग्नीशियम, अलॉय ऑफ मैग्नीशियम आर। मैग्नीशियम अलॉय जो होता है हमारे पास वो कैसा होता है, इजी टू मशीन, मैग्नेटिक, लाइट, या प्रोन टू क्रोसन। तो इसका राइट आंसर है लाइट। देखिए मैग्नीशियम जो होता है वो बहुत लाइट होता है, बहुत हल्का होता है। अगर आप इसमें देखोगे, यहां पर मैं आपको दिखाता हूं पूरे डिटेल में, मैग्नीशियम यहाँ पे डिटेल है, ये देखिए, ये देखिए मैग्नीशियम जो है, मैग्नीशियम इज लाइटेस्ट इंजीनियरिंग मेटल विद अ डेंसिटी 1.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो वेट मास होगा वो सिर्फ 1.7 ग्राम होगा, 1.7 ग्राम, विच इज सिग्निफिकेंट लोअर देन एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम से भी हल्का, एल्यूमिनियम देखो कितना हल्का होता है, 2.7 ग्राम होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब में, ये 1.7 ग्राम है। टाइटेनियम 4.45 ग्राम होता है, ओके। और हमारे पास ये देखेंगे स्टील, स्टील 7.9 ग्राम होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब में। These alloy are usually for the automobile sector and aerospace sector। तो मैग्नीशियम अलॉय जो है वो हमारे पास इस तरह से हम यूज करते हैं। मेन ड्रॉबैक ऑफ मैग्नीशियम एंड इट्स अलॉय इज देयर मशीनेबिलिटी, since their chip during the machining can be ignited suddenly leading to fire। अगर आप उसमें काम कर रहे हैं तो अचानक से वो आग पकड़ सकते हैं, ओके। फॉर दिस रीजन द कंसेप्ट ऑफ लुब्रिकेशन बाय डिफरेंट सॉल्यूशन एज नॉन वाटर मिक्सेबल एंड द वाटर मिक्स्ड कूल लुब्रिकेंट बिकम इंपॉर्टेंट। तो इसमें हम लुब्रिकेंट बड़े ध्यान से हम इसमें यूज करते हैं कि लुब्रिकेंट ही आग ना पकड़ लेते। अ क्लीन अनप्रोटेक्टेड मैग्नीशियम अलॉय सरफेस एक्सपोज टू इंडोर और आउटडोर एटमॉस्फेयर फ्रॉम free from salt spray will develop a gray film that protect the metal from corrosion। तो कहता है अगर मैग्नीशियम ऊपर पड़ा है, अगर उसके ऊपर नमक की लेयर वगैरह चढ़ती है तो वो एक बना देती है, ग्रे फिल्म बना देती है, वो हमारे पास क्रोजन से उसको बचाती है, ओके। चलिए आगे, ठीक है, ये हो चुका है, ये रहा अलॉय हो गया। पाइप्स ऑफ बाइसाइकिल फ्रेम आर मेड अप ऑफ स्टील। तो ये बना होता है, ये याद रख लें, हमारे पास कार्बन क्रोम का बना होता है।
ये हमेशा याद रख लें, ये क्वेश्चन पूछता है इस तरह का क्वेश्चन ना, अजीब सा साइकिल के बारे में पूछ लेता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ओके, चलिए आगे। 82 डैश इज प्रेजेंट इन हाई परसेंटेज ऑफ मैग्नेटिक स्टील। मैग्नेट स्टील में एल्यूमिनियम, टंगस्टन, जिंक या कॉपर। तो 82 का राइट आंसर क्या होगा? तो 82 का राइट आंसर है बी, टंगस्टन। टंगस्टन इज द राइट आंसर। टंगस्टन जो है इसके अंदर डालते हैं तो उसके अंदर मैग्नेट स्टील के अंदर प्रेजेंट होता है। ओके, डैश स्टील इज वाइडली यूज फॉर द रेल ऑफ रेलवे ट्रैक। तो रेलवे ट्रैक वाला अभी हमने किया था क्या? रेलवे ट्रैक वाला अभी हमने किया था, थोड़ी वो हमने अलग से किया था ना। तो हमारे पास ये मीडियम कार्बन स्टील होना चाहिए, हाई कार्बन स्टील। ये हमें क्लियर करना पड़ेगा बेटा, थोड़ा सा क्लियर करना पड़ेगा इसको। ये 80 कितना है, 83 का। ये कहीं कहीं हमें आंसर कोई दिया है, कहीं हम हाई कार्बन स्टील। तो एक बार आप इसको हाई कार्बन ही याद करिए, एक बार आप इसको हाई कार्बन ही याद करिए, ठीक है, क्योंकि एसएससी ने तो हाई कार्बन के बारे में ही बोला है, एसएससी ने हाई कार्बन के बारे में ही बोला है। ओके, चलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज पर्टेन टू कास्ट आयरन। तो जो कास्ट आयरन है उसमें रेजिस्टेंस, डक्टिलिटी, वियर रेजिस्टेंस या टफनेस होती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 84 का, 84 का बताइए बेटा, 84 का, 84 का। जल्दी से कोई आप भी रिप्लाई करें। देखिए हमारे पास क्या होता है, जब हम कास्ट आयरन को यूज करते हैं, जैसे हमने मान लीजिए किसी का जगह पे बेड बनाना है, जैसे लेथ का बेड बनता है, वहां पे भी अगर देखोगे तो हमारे पास उसके अंदर डैम्पिंग कैपेसिटी होती है। एक तो कास्ट आयरन के अंदर डैम्पिंग कैपेसिटी होती है, एक होता है वियर रेजिस्टेंस होता है, वियर एंड टियर बहुत कम होता है इसका, तो इसलिए हम इसका यूज करते हैं। तो वियर रेजिस्टेंस इज द राइट आंसर। डैश इज ऑब्टेन बाय आइसोथर्मल हार्डनिंग ऑपरेशन। आइसोथर्मल हार्डनिंग ऑपरेशन के दौरान एक बार याद करेंगे इसको, ट्रूस्टाइट हम इसमें बनता है। क्या बनता है? ट्रूस्टाइट बनता है, ट्रूस्टाइट बनता है। चलिए आगे, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 86 का, 86 का। डैश इज द हार्डेस्ट नॉन मटेरियल, सीमेंटेड कार्बाइड, सिरेमिक, डायमंड या अलॉय स्टील। मतलब अभी तक का सबसे ज्यादा हार्डेस्ट कौन सा माना जाएगा? सो सी इज द राइट आंसर, डायमंड इज द राइट आंसर। आप भी रिप्लाई करो। शाबाश, 86 का सी इज द राइट आंसर। डैश इज कॉमनली यूज फॉर मेकिंग हाउस होल्ड यूटेंसिल्स। हाउस होल्ड यूटेंसिल्स बनाने के लिए हम इसमें से कौन सा यूज करते हैं? तो हिंडेलियम इज द राइट आंसर, हिंडेलियम इज द राइट आंसर। अंडर माइक्रोस्कोप फेराइट अपीयर्स एज व्हाइट, लाइट या डार्क या नन ऑफ सी। तो ये एक लाइट अपीयर होता है, लाइट हल्का हल्का महसूस होता है। कि हम जब देखते हैं ना, फेराइट को देखते हैं, जैसे मैंने पहले भी दिखाया, तो एक लाइट सी हमें इमेज दिखेगी इसकी, और इसको आप याद करेंगे इस तरह से। ये देखिए, फेराइट जो होता है वो लाइट होता है, ऑस्टराइट व्हाइट होता है, सीमेंटाइट व्हाइट होता है, डार्क हम परलाइट को कह सकते हैं, परलाइट जो है डार्क होता है, और हमारे पास मार्टनसाइट जो होता है मोस्टली व्हाइट होता है। ओके, तो इनको याद कर लीजिए इसी तरह से आप इसको याद कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास डैश डज नॉट कंटेन टिन एज ए अलॉइंग एलिमेंट। इसमें से कौन सा टिन नहीं होता? सोल्डर में, बेबिट में, व्हाइट मेटल या ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। डज नॉट पूछा ना, इसका डज नॉट, ये जरूर याद रखेंगे, इसको डज नॉट पूछा है। तो व्हाइट मेटल में हमारे पास टिन नहीं होता है, व्हाइट मेटल में टिन नहीं होता है। द मटेरियल कॉमनली यूज्ड फॉर एयरक्राफ्ट गैस टरबाइन। तो एयरक्राफ्ट गैस टरबाइन में हम कौन सा यूज करते हैं? तो हमारे पास सी इज द राइट आंसर, ड्यूरेलियम हम इसके अंदर एयरक्राफ्ट गैस टरबाइन के अंदर हम यूज करते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल विच एनेबल इज टू रेजिस्ट फ्रैक्चर ड्यू टू हाई इंपैक्ट लोड। हाई इंपैक्ट लोड में हमारे पास जो है वो रेजिस्ट करता है फ्रैक्चर को, इलास्टिसिटी, एंड्योरेंस, स्ट्रेंथ या टफनेस। तो इसका राइट आंसर है टफनेस।
वो बहुत टफ है, हाईवी इंपैक्ट लोड को बर्दाश्त कर लेता है, वो टफनेस कहलाता है। द एटॉमिक पैकिंग फैक्टर इज हाईएस्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्यूबिक लैटिस। एटॉमिक पैकिंग फैक्टर मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, तो इसके अंदर सबसे ज्यादा एटॉमिक पैकिंग फैक्टर किसका होगा? तो याद रखें ये एफसीसी का होता है। ये किसका होता है हमारे पास? एटॉमिक पैकिंग फैक्टर एफसीसी का ज्यादा होता है। ऐसे तो एचसीपी का भी होता है, लेकिन हमारे पास एफसीसी का हमारे पास है। ओके, ये गड़बड़ हो गई मेरे पास। कहाँ गया क्वेश्चन? नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, सॉरी सॉरी सॉरी, ये प्रॉब्लम आ गई बेटा। चलिए कोई बात नहीं, आज इतना ही बहुत है। तो 7-8 क्वेश्चन रह गए हैं, वो गलती से कुछ इमेज जो है वो रह गई है इसमें डालनी। ठीक है, आसान से क्वेश्चन है वैसे तो, 7-8 रह गए बेटा, मुझे माफ करें। बाकी क्वेश्चन जो है इसके अंदर अभी नहीं है, या हम 1 मिनट लगेगा, मैं आपको दे देता हूं। जस्ट होल्ड ऑन बच्चे, एक मेल करनी पड़ेगी छोटी सी। ओके ठीक है, 1 सेकंड लगेगा, जस्ट होल्ड करना। ठीक है, करवा ही देता हूं। करवा दूं क्या 92 के बाद वाला? बोलो। जस्ट होल्ड ऑन। ओके, करवा देते हैं यार, जब इतने हो गए। कुछ बच्चे ऐसे हैं रोने लग जाएंगे, अरे सर आपने वो नहीं करवाया था, है ना। ये बहुत बड़ी दिक्कत आती है हमें। आपने बोला था कि सारे क्वेश्चन करवाएंगे, लेकिन आप तो नहीं करवाए हैं, है ना। तो 1 मिनट लगेगा, अभी मेल हम इसमें डाल लेंगे। बाकी पढ़ाई कैसी चल रही है? पढ़ाई अच्छी चल रही है? और शुक्र मनाओ बेटा, शुक्र आपके पास इतना कुछ है। चलिए हम डाल लेते हैं अभी इसके अंदर। चलो अब कर लेते हैं। लीजिए बेटा, जल्दी से ये क्वेश्चन भी देख लेते हैं। चलिए आगे। कहाँ घूम रहा है बेटा? क्या टाइम आ गया ये वाला भी ना, मस्त टाइम है ये। चलिए आगे। फाइब्रस फ्रैक्चर अकर, यहां पे आ चुके हैं, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत अच्छा, अच्छी बात है। फाइब्रस फ्रैक्चर अकर्स इन डैश डक्टाइल मटेरियल, ब्रिटल मटेरियल। 93 का, ओके 93 की तरफ बढ़ते हैं। फाइब्रस स्ट्रक्चर फ्रैक्चर अकर डैश डक्टाइल, ब्रिटल, प्लास्टिक या हार्ड मटेरियल। तो इसका राइट आंसर है डक्टाइल मटेरियल में, इसमें फाइब्रस स्ट्रक्चर फ्रैक्चर होता है कि इस तरह से फाइबर की तरह ऐसे खींचा जाता है। इन स्टील मेन अलॉय कॉजिंग क्रोजन रेजिस्टेंस इज मैग्नीज, वेनेडियम, क्रोमियम, कोबाल्ट। तो क्रोमियम इज द राइट आंसर। क्रोजन को कॉजिंग क्रोजन रेजिस्टेंस पैदा करता है ये। ओके, अलॉय स्टील एज कंपेयर टू कार्बन स्टील इज मोर। अलॉय स्टील जो होता है वो कार्बन स्टील से ज्यादा क्या होगा इसका? तो इसमें हमारे पास टफ होगा, हार्ड होगा, फटीग होगा। ये इसमें ओनली ए, ओनली बी, ओनली सी, या नन ऑफ दीज। अलॉय स्टील एज कंपेयर टू, इसमें 95 में आपको डिटेल थोड़ी सी बता दूं। इसमें अलॉय स्टील इंप्रूव प्रॉपर्टी कंपेयर टू स्टील। देखिए ये सब कुछ होता है। देखिए ये हमारे पास, ये यहाँ पे ऑल ऑफ दीज आना चाहिए, यहाँ पे ऑल ऑफ दीज आना चाहिए बेटा, नन ऑफ दीज की बजाय ना ऑल ऑफ दीज आना चाहिए। ये इसने नन ऑफ दीज नहीं होना चाहिए। तो हमारे पास क्या है? टफनेस, हार्डनेस, फटीग, ये सब कुछ हमारे पास बढ़ता है। बाक इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे करें? बाक की इंटरव्यू का आ गया बेटा, आपका आया क्या? बाक का क्लियर हो गया क्या बेटा? बाक का क्लियर हुआ है क्या? एक बार बता दीजिए। थोड़ा गलत दिया हुआ, ऑल ऑफ दीज आना चाहिए था यहाँ पे। चलिए
96 का, 96 का। एंड अलॉय स्टील कंटेन डैश मोर देन 0.5% मैग्नीज एंड 0.5% सिलिकॉन। तो इसमें हमारे पास क्या होगा 96 का, 96 में हमेशा याद रखें हमारे पास ये ए इज द राइट आंसर। मोर देन 0.5% मैग्नीज एंड 0.5% सिलिकॉन होगा। परसेंटेज ऑफ कार्बन इन स्टील इज 0.1 से लेके 0.8, 0.3 से लेके 0.4, 1.8 से लेके 4 कार्बन इन स्टील, 1.5 से लेके इसमें आपको रेंज कुछ चीजों में गड़बड़ कहीं ना कहीं तो करी होती है, कहीं ना कहीं करी होती है। ये स्टील कार्बन इन स्टील, स्टील जो होता है 1.5 नहीं, हम 2.4 तक लेके 2% या 2% से थोड़ा सा ऊपर वहां तक लेके चलते हैं। तो हम डी आंसर को क्लिक करेंगे, डी आंसर को क्लिक करेंगे। स्टील विच डिस्ट्रॉय बाय बर्निंग, अभी रिजल्ट नहीं आया है, रिजल्ट नहीं आया तो आप बेटा, वैसे एग्जाम कैसे हुआ था आपका 98, हाँ जी। तो हम बर्निंग के कारण अगर हमारे पास कोई चीज खत्म हो जाता है, डिस्ट्रॉय होता है, उसको किल्ड स्टील बोलते हैं। किल हो जाता है ना, मर जाता है वो, ओके, किल्ड। बेबिट इज एन अलॉय ऑफ, ये पहले भी आ चुका क्वेश्चन, तो हमने पहले भी किया हुआ इसके बारे में। द रेजिलियंस ऑफ मटेरियल इज कंसीडर्ड व्हेन इट इज सब्जेक्टेड टू फ्रीक्वेंट हीट ट्रीटमेंट, फैटीग, क्रीप या शॉक लोडिंग। तो 100th क्वेश्चन का है हमारे पास, डी इज द राइट आंसर, शॉक लोडिंग। Shock loading is the right answer. Shock loading. The resilience of material is considered when it is, मतलब अचानक से शॉक लोडिंग हो जाए तो उसमें रेजिलियंस हम देखते हैं मटेरियल में। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। हमारे पास क्वेश्चन खत्म है ऑलमोस्ट बेटा, बस यही है, थोड़े से क्वेश्चन ही है। 101, 102, 104, 105, 106, बस यही क्वेश्चन रह गए, ज्यादा नहीं है। ओके, चलिए आगे। डैश आयरन इज ए मैग्नेटिक एलोट्रोप ऑफ आयरन। तो हमारे पास मतलब मैग्नेटिक हो, वो मैग्नेटिक हो, तो मैग्नेटिक हम देखते हैं स्टार्टिंग में, हम देखते हैं अल्फा आयरन जो होता है वो हमारे पास मैग्नेटिक होता है। उसके बाद तो उसके आपको पता है 768 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद तो वैसे भी उसमें नॉन मैग्नेटिक हो जाना होता है। मोनल मेटल इज अलॉय ऑफ, मोनल मेटल जो होता है वो हमारे पास निकल और कॉपर का होता है, निकल और कॉपर का होता है। गोल्ड is a dash material, ferroelectric, फेरोमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक या पैरामैग्नेटिक। मतलब जो गोल्ड है वो इसमें से कौन सा है, तो याद रखें डायमैग्नेटिक है। ये क्या है, डायमैग्नेटिक। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ इज एन अमोर्फस मटेरियल, लेड, ब्रास, ग्लास या सिल्वर। तो ग्लास इज द राइट आंसर। अमोर्फस आपको पता है जहां पे क्रिस्टल स्ट्रक्चर नहीं होते उसको हम अमोर्फस मटेरियल बोलते हैं। ओके, ऑस्टेनाइट इज अ सॉलिड सॉल्यूशन ऑफ कार्बन इन डैश आयरन। तो हमारे पास ये होता है क्या, अल्फा, बीटा, गामा, तो गामा इज द राइट आंसर। ओके, द मेल्टिंग पॉइंट इज द लोएस्ट फॉर लो कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील, कास्ट आयरन या रॉट आयरन। तो कास्ट आयरन इज द राइट आंसर। लोएस्ट होता है इसमें जो हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट होता है। ओके, चलिए, तो ये मेरी तरफ से हो गया है। आपने जिसने भी ये बुक ऑर्डर करनी है आप कर सकते हैं। आपको YouTube पे अगर आप वीडियो देख रहे हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, ऐप के अंदर देख रहे हो तो ऐप में भी ये आपको मिल जाएगा। ओके, ये बुक आपके घर पहुंच जाएगी और इसका सोल्यूशन जो है वो मैं आपको यहाँ पे करवाऊंगा। ओके, थैंक यू सो मच, कल दोबारा मिलेंगे।